नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में आज की चर्चा पर चले हैं। इससे पहले पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर मुकेश सिंह जी हैं, प्राचार्य डीएन कॉलेज के हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। और प्रोफेसर आलोक बिहारी जी भारतीय महाविद्यालय से हैं। आशीष पाथम जी विद्यार्थी परिषद चुने रहे हैं, भाजपा के नेता हैं। समाजवादी पार्टी से अनिल मिश्रा जी हैं, मीडिया विभाग के कोऑर्डिनेटर हैं, इंचार्ज हैं। और कांग्रेस से राजेंद्र राज मिश्रा जी हैं, मीडिया प्रभारी हैं कांग्रेस के। और खालिद उस्मानी पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष हैं। तो ये पैनल है आज की इस डिबेट के लिए। 2022 के रण के लिए शंखनाद करने का सिलसिला जारी है। कल हम लोगों ने चर्चा की थी, अखिलेश यादव ने क्रांति रथ निकाल लिया है, क्रांति रथ पर सवारी की है और उन्नाव तक गए हैं। उन्नाव में निषाद वोटों को साधने के लिए मनोहर लाल पूर्व मंत्री हैं, उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि किस तरह से निषाद वोटों को साधने के लिए अखिलेश यादव ने क्रांति रथ से उन्नाव तक का सफर किया है और किस तरह से माहौल बनाने का कोशिश की है, निषाद वोटों को साधने की कोशिश की है। और इसी सिलसिले में क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, पूर्ण बहुमत से, ऐतिहासिक रिकॉर्ड बहुमत से सरकार में आई थी भाजपा, और अब जब 2022 के लिए रण सज रहा है तो जो विभिन्न पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश की, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है और कांग्रेस है, 10 सालों से दूर है सत्ता से बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी अपने ढंग से प्रयास कर रही है। 32 सालों से लगभग दूर है कांग्रेस सत्ता से। कांग्रेस अपने ढंग से प्रयास कर रही है। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और खास तौर से जो बेचैनी है वो सपा और बसपा में है। बसपा 10 सालों से सत्ता से बाहर है, सपा 5 सालों से सत्ता में बाहर है। और इसी सिलसिले में बसपा जो उसका पुराना फार्मूला है दलित और ब्राह्मणों को जोड़ने का, उसे आगे बढ़ाते हुए उसे रिपीट करते हुए 23 जुलाई यानी कि कल अयोध्या में ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है। सतीश मिश्रा जो पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं बहुजन समाज पार्टी के, वो इस सम्मेलन को लीड कर रहे हैं। और खास मायने इस बात के हैं कि इस बार जो ब्राह्मण सम्मेलन है वो अयोध्या में आयोजित किया जा रहा है। खासतौर से उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ मुद्दों से अधिक जाति समीकरण प्रभावी रहते हैं। और जो यूपी की सियासत है, कहें ये कि जो यूपी की सियासत है वो जातीय समीकरणों में उलझी रहती है। तो ये इसीलिए अयोध्या को चुना गया है ब्राह्मण सम्मेलन के लिए। और ब्राह्मण सम्मेलन जहाँ राम के प्रति बात है, अयोध्या धार्मिक नगरी है और वैसे भी ब्राह्मण समाज धार्मिक अधिक है, इसलिए अयोध्या को ही इस सम्मेलन के लिए बहुजन समाज पार्टी ने चुना है। और उसके पीछे कारण है बोले कि जो लगभग 24% दलित वोट है उत्तर प्रदेश में और जो ब्राह्मण वोट है 14% माना जाता है। तो ये 38%, 14 और 24 मिलाकर के हो जाता है 38%। 38% वोट अगर जिस पार्टी के साथ हो जाएगा तो एक मजबूत आधार बनने की बात है। और यही जो 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी सफल हुई थी तो इसके पीछे यही गठजोड़ था जो कारगर हुआ था और बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में रहा था, ये फार्मूला दलित और ब्राह्मणों को जोड़ने का। और इसीलिए ये ताना बाना फिर बुना जा रहा है। फिर ब्राह्मण सम्मेलन की बात है और ब्राह्मण सम्मेलन को अयोध्या में करने की बात है। तो ये पूरी तरह से चुनावी सम्मेलन है और जो गठजोड़ जिसको लेकर के बहुजन समाज पार्टी एक बार सरकार में आ चुकी है उसे फिर से दोहराने की बात है। हालांकि 2012 में ये समीकरण बहुत पूरी तरह से खराब साबित हुआ था। अब ये समय भी बताएगा कि अयोध्या राम और ब्राह्मणों का दांव बसपा के लिए कितना कारगर साबित होगा। लेकिन फिलहाल
बहुजन समाज पार्टी की जो पहली प्लानिंग है वो ये है कि जो पुराना फार्मूला है जिसके आधार पर 2007 में सरकार में आई थी बहुजन समाज पार्टी, वो फार्मूला दोहराने जा रही है ब्राह्मण सम्मेलन करके, और ब्राह्मण सम्मेलन वो भी अयोध्या में करके, क्योंकि राम और अयोध्या और ब्राह्मण तीनों का गठजोड़ करके बहुजन समाज पार्टी एक बढ़त हासिल करना चाहती है। जो दूसरी पार्टियां हैं सत्ता की दौड़ में, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, उनसे आगे निकलना चाहती है और जो एक मजबूत आधार तैयार करना चाहती है, और इसी सिलसिले में ये अयोध्या में ब्राह्मण सम्मेलन कल होने जा रहा है। तो शुरुआत करते हैं आज की इस चर्चा की। अनिल मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी ने क्रांति रथ से शुरुआत की, क्रांति रथ पे अखिलेश यादव ने सवारी करके निषाद वोट बैंक साधने की बात की है, और बहुजन समाज पार्टी अयोध्या में ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है। तो क्या जो ब्राह्मण वोट जो भाजपा की तरफ से जो झुकाव माना जाता था, भाजपा जिसे अपने साथ जोड़ती थी, क्या वो छिटक रहा है, नाराजगी है, या जो मायावती का ये दांव है वो कितना सफल होगा? जो पुराना उनका फार्मूला है, पुराना दांव है, उसे वो फिर खेलने जा रहे हैं, और जो भी मौके की नजाकत है, बताया जा रहा है कि ब्राह्मण भाजपा से नाराज है, तो उसे अपने पाले में खींचने की बात होगी। किस तरह से कितना कारगर ये फार्मूला होगा, ब्राह्मण सम्मेलन वो भी अयोध्या में, क्या इस सब के माने निकाले जाए? अनिल मिश्रा जी। शेखर जी, कहते हैं कि काठ की हांडी एक बार चढ़ती, बार बार नहीं चढ़ती। मायावती जी ने क्या ब्राह्मणों को इतना बेवकूफ समझ लिया है कि ये रातों रात जो उनका प्यार उमड़ रहा है और जो हाथ बढ़ाया जा रहा है, उसके पीछे उन्होंने जो ब्राह्मण की जातिगत विशेषताएं हैं, जो उसका स्वभाव है, जो जिस तरीके से उसका अपना आचरण है, तो इन्होंने समझ लिया कि अयोध्या में करें कि मथुरा में करें कि कहाँ करें, और ब्राह्मण बेवकूफ बन जाएगा। एसाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भूमि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगास्यनंत। ब्राह्मण तो वैसे भी स्वाभिमानी है, और ब्राह्मण का यह भी है कि जिसके साथ रहता है खुल करके साथ देता है। एक हाथ में शस्त्र होता है, एक हाथ में शास्त्र होता है, लेकिन शस्त्र भी शास्त्र की नीति के अंतर्गत चलता है। तो किस तरीके से, और फिर क्या वो दिन जो है वो ब्राह्मण भूल जाएंगे और बाकी लोग भी भूल जाएंगे? तिलक तराजू वो तलवार, इनके मारो जूते चार। ब्राह्मण जो है वो दोस्ती भी याद रखता है, ब्राह्मण जो है अपमान भी याद रखता है। अपमान जो है वो हमेशा याद रखता है इस बात का। आज की परिस्थिति में फिर हम देख चुके हैं, क्या क्या ब्राह्मण छोड़िए, मैं एक जनरल सवाल कर दे रहा हूं आज इस उसमें मंच पे, कि क्या कोई भी व्यक्ति और वो निर्वाचित जनप्रतिनिधि क्या अपने स्वाभिमान को इस तरीके से गिरवी रख देगा कि कुर्सी के ऊपर जो है मायावती बैठी हो और नीचे दरी के ऊपर बैठ रहे हो? क्या अगर कहीं पोस्टर में एक तस्वीर भी आ जाती हो किसी की और उसके बाद उसको पार्टी से निकाल दिया जाता हो? ब्राह्मण सब बर्दाश्त करता है, तानाशाही बर्दाश्त नहीं करता। ब्राह्मण हमेशा अन्याय का विरोध करता है, ये ब्राह्मण के अंदर का गुण होता है। अध्ययन, मनन, चिंतन, अध्यापन, उसके पश्चात जो है कहीं समाज को संदेश देने की बात करता है, सिद्धांत पे चलने की बात करता है। मायावती जी, अनिल जी बहुत मुगालते में है, और वो इतना जो है वो समझदार तो है कि वही बात कहते हैं कि अगर रातों रात कोई आपका विरोधी और एकदम से आकर के जो है बड़े प्यार से मिलने लगे, तो ये सवाल तो मन में कर लो कि यार क्यों भाई, आखिर क्या है? और रातों रात कोई अपना अगर दूर जाने लगे तब भी मन में ये सवाल कर लो। तो मायावती जी की माया जो थी वो ब्राह्मणों के ऊपर तो नहीं चल रही, और इस वक्त तो जो है पूरा का पूरा राजनीतिक विश्लेषक देख रहे हैं कि कहीं पे नहीं चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम मानी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी वालों को आपत्ति भी नहीं होगी इससे, उनके यहाँ तो ए टीम में जरा अगर कहीं आपने दखलंदाजी की तो उसमें तर्क आ जाते हैं, इस तरीके से मानी जा रही। तो ब्राह्मण जो इतना नादान नहीं है, ब्राह्मण जो इतना समझदार है कि वो जरूर देखेगा कि आवाज कहाँ पे दिल से आ रही है और कहाँ पर केवल केवल जो है वो ड्रामा हो रहा है। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भाई अब लोकतंत्र भारत का किधर जा रहा है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, कि जहाँ धर्म की जात के ऊपर वोट मांगा जा रहा है। अटल जी ने कहा था, उनके शब्द याद हमें आज भी है, तो पार्टियां आती हैं, सरकारें बदलती हैं, लेकिन एक अखंड भारत के निर्माण के, अखंड भारत को बनाया करेंगे। अब जो आज का चुनाव जो है वो जातीयता के आधार पर जा रहा है या धर्म के आधार पर जा रहा है,
ऐसा नहीं होना चाहिए। होना चाहिए विकास के नाम पर कि आपने 5 साल क्या कार्य किए, आप सत्ता में रहे तो आपने प्रदेश के लिए क्या किया, इसी के आधार पर वोट मांगना चाहिए। लेकिन कोई भी पार्टी अब इतना हिम्मत नहीं जुटा कि वो इस आधार पर वोट मांगे, और ना वो विकास के कार्य करते। अब जैसा कि मायावती जी जो है वो ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं और अयोध्या में कर रही हैं। अयोध्या भगवान राम का जन्म स्थान है और हमारे प्रत्येक भारत की हिंदुओं का वो एक राजा पुरुषोत्तम है, आस्था के बिंदु भगवान राम है। और इसका मतलब ये नहीं कि ब्राह्मण सारे जो है वो माया जी वहां करके उनकी आस्थाओं को बुना करके और मतलब जो है ब्राह्मणों को वोट लेंगे। उन्होंने अपने शासन काल में ब्राह्मणों का कितना अपमान किया, कितना तिरस्कार किया 5 साल सत्ता में, ये सारे ब्राह्मण कभी नहीं। और ये उनका केवल दिवा स्वप्न ही रह जाएगा कि वो ब्राह्मणों को वोट पालें, ऐसा संभव नहीं। और जो कि सतीश मिश्रा जी उनके सचिव हैं, वो ब्राह्मणों का बड़ा नेतृत्व भी नहीं करते, ज्यादा ब्राह्मणों से जुड़े हुए भी नहीं। तो हमारी समझ में है कि ब्राह्मणों का वोट उन्हें नहीं मिल पाएगा निश्चित, अयोध्या में करें या कहीं। जैसा फार्मूला अभी हमारे भाई अनिल मिश्रा जी ने बताया था कि नारा ब्राह्मण कभी नहीं भूल पाएगा, तराजू वो तलवार और इनके मारो जूते, ये हमेशा होने। ब्राह्मण स्वाभिमानी है, ब्राह्मण स्वाभिमान से जीता है, स्वाभिमान के पीछे हर चीज कुर्बान करने वाला ब्राह्मण बुद्धिजीवी भी है। तो ब्राह्मण इस बार वाइज सोच समझ करके वोट करेगा, तो समझ करके जो है वो करेगा। तो जानता है कौन विकास कर सकता है, कौन पार्टी धर्म की बात नहीं कर सकती है, संप्रदाय की बात नहीं करती है, जात की बात नहीं करती है। ऐसी पार्टी को जो है ज्यादा सपोर्ट करेगा, मेरा यही विचार है। आनंद भाई। जी भाई, देखिए 2022 के चुनाव का रण जैसा कि आपने बताया, आपने विश्लेषण में कि बच चुका है और माननीय अखिलेश यादव जी क्रांति रथ लेके कल निकले निषाद वोटों के लिए। उसी तरह पर बहुजन समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलन रखा कल अयोध्या में। 1989 से पहले जो सरकारें बनी उसमें कहीं ये जातवाद का कोई मतलब नहीं। 1993 में बसपा का कोई ब्राह्मण विधायक नहीं था। 1996 में 2 विधायक जीते उनके ब्राह्मण, 2012 में 4 जीते और 2007 में 41 जीते, जो कि बहुत ज्यादा संख्या में। उन्होंने और ब्राह्मण को टिकट दी, फिर भी ब्राह्मण उनके हाथ से छटा और सभा का 1993 ब्राह्मण 2 जीते, 96 में 3 जीते और 2002 में 10 जीते और 2007 में 11। तो जहां तक मेरा समझ है, भारतीय जनता पार्टी बाबरी मस्जिद वाली घटना 1993 में 17 ब्राह्मण विधायक जीत के आए और 96 में 14 और 2002 में 8, 2007 में 3 और 2012 में 6 ब्राह्मण जीते और 2017 में अच्छी खासी संख्या में ब्राह्मण विधायक जीते भारतीय जनता पार्टी। मैं ये पूछना चाहता हूँ इन सभी पार्टियों से कि इन ब्राह्मणों से वोट तो लिए आपने, विधायक तो जिताए, लेकिन हिस्सेदारी कितनी थी? कांग्रेस पार्टी ने 5-5 मुख्यमंत्री दिए ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में, किस पार्टी ने मुख्यमंत्री दिया ब्राह्मण? चेहरा क्या हिस्सेदारी, क्या ब्राह्मण सम्मेलन करा देने से ही क्या ब्राह्मणों का वोट मिल जाएगा? हिस्सेदारी भी तो देना पड़ेगी, और वो हिस्सेदारी सिर्फ कौन दे सकता है? वो कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में लोधी समाज और क्षत्रिय समाज क्या ब्राह्मण समाज जो अच्छा खासा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा, उसको कहीं ना कहीं हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी, जो भारतीय जनता पार्टी ने उसको हिस्सेदारी नहीं। दूसरी बात, अखिलेश यादव जी क्रांति रथ लेके चल रहे हैं। अखिलेश यादव जी और बहुजन समाजवादी पार्टी की नेता मायावती जी इस तानाशाही सरकार, मौजूदा सरकार के खिलाफ महंगाई पे, बेरोजगारी पे, भ्रष्टाचार पे कहीं आवाज नहीं उठाएंगे। उसके लिए कांग्रेस आवाज उठाएगी। तो राजनीति, आप धर्म की राजनीति करेंगे और उससे सत्ता पाएंगे? अरे जनता के हित की बात करेगा वही राज करेगा। तो जनता हित की बात सिर्फ कांग्रेस करती है और कांग्रेस ने ब्राह्मण को उसका पूरा सम्मान दिया और पूरा सम्मान देने का वादा करती है। और ये ब्राह्मण ये बात अच्छी तरीके से समझ गए कि उसका सम्मान अगर कहीं बचता है तो सिर्फ कांग्रेस में, और वो
2022 में गांधी जी के नेतृत्व में 2022 में ब्राह्मण अपनी सरकार बनाएंगे। ये की सरकार होगी, ये किसी की सरकार नहीं होगी। ये बसपा या सपा या भाजपा की सरकार नहीं, कांग्रेस सरकार ब्राह्मणों की खुद की सरकार होती है। ये उनकी फिर 2022 में बन जा रही है। आशीष, देखिए शेखर भाई, भारत में अपना एक लोकतंत्र है और हर एक पार्टी को अधिकार होता है वो कहाँ कार्यक्रम कर रही है, कौन सा सम्मेलन कर रही है, ये उसको लोकतंत्र का एक अधिकार मिला हुआ है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि किसी पर भी भरोसा एक बार किया जाता है, बार बार नहीं किया जाता है। और हमारा ब्राह्मण समाज एक बार भरोसा कर बहन जी पर देख चुका है। और ब्राह्मण अपने आप में इतना स्वाभिमानी है, ब्राह्मण एक अगुआ है, ब्राह्मण एक आगे देश को आगे ले जाने का काम करने वाला है। तो ब्राह्मण तो मुझे नहीं लगता उनके साथ आएगा, उनके जो ब्राह्मण सम्मेलन सब फ्लॉप होंगे। एक दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरे देश को एहसास दिलाया, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे सब राजनीतिक दलों को एहसास दिलाया कि आपको जय श्री राम बोलना पड़ेगा। जो जय भीम के नारे लगाने वाली पार्टी थी, अब वो कल से जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर। भारतीय जनता पार्टी की ताकत है जो बहुजन समाजवादी पार्टी को एहसास दिलाया। दूसरी बात, कल आपने कहा, अखिलेश जी ने कल क्रांति रथ से शुरुआत की। समाजवादी पार्टी जो राम भक्तों की सबसे ज्यादा विरोधी थी, वही राम भक्त निषाद राज को साधने के लिए कल क्रांति रथ की शुरुआत की। ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। तो ब्राह्मण, मैंने कहा है, अगुआ है, स्वाभिमानी है। ब्राह्मण अपमान नहीं बर्दाश्त करता है और हमेशा सबको आगे ले जाने का काम करता है। और आने वाले भी समय में ब्राह्मण बिल उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में दोबारा भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनवाएगा। हाँ शेखर भाई, बड़ा अच्छा विषय है। चुनाव की बेला है, आने वाला वर्ष चुनाव का है। सभी अपने तर्कस में से पूरे वर्ष भर बंद रहे, 5 वर्ष बंद रहे, तो अपने अपने तीर निकाल रहे हैं। बसपा ने भी निकाला है, सपा ने भी अपना क्रांति रथ जो 5 वर्ष से बंद था। मैं सभी राजनीतिक दलों से पूछना चाहता हूं कि ये पिछले 5 वर्ष से जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, ये कहाँ क्रांति रथ था, कहाँ पर ब्राह्मण सम्मेलन था, ये सब कहाँ चले गए? हम पूरे 5 वर्ष जनता के बीच में रहे, जनता की समस्याओं से जूझते रहे, उनके निराकरण करते रहे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में रहा हो। रही बात ब्राह्मणों की, तो जैसा कि आदरणीय मिश्री जी ने कहा, समाजवादी पार्टी के हमारे प्रवक्ता जी ने, कि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, ये बार बार नहीं चढ़ेगी। और ब्राह्मण सबसे ज्यादा जागरूक प्राणी माना जाता है और सबसे ज्यादा सर्वधर्म संभाव का प्राणी माना जाता है, समरसता का प्राणी माना जाता है, विकास का प्राणी माना जाता है, ऐसा समाज के लोग कहते हैं। तो जो पार्टी जात को लेकर के चलेगी, शायद ब्राह्मण समाज उसके साथ नहीं जाएगा। और खासकर आज निषाद राज को गए हैं साधने के लिए, ब्राह्मणों को साधने के लिए कल एक सम्मेलन होगा। अरे भाई, विकास को क्यों नहीं साधते? भारतीय जनता पार्टी विकास के एजेंडे को लेकर के आगे जाएगी, समाज में जाएगी। और ब्राह्मण समाज जानता है कि जब विकास होगा तो चाहे समाज का कोई भी वर्ग हो, ये अछूता नहीं रहेगा। अगर आज पूरे प्रदेश को भरपूर बिजली मिल रही है तो उसमें ब्राह्मण भी लाभान्वित है, यादव वर्ग भी लाभान्वित है, हमारा निषाद राज भी लाभान्वित है, सभी लोग लाभान्वित। सड़कें अच्छी हैं तो सभी लोग लाभान्वित हैं। अगर क्राइम कम हुआ है, सब लोग बिना संकोच के, बिना भय के आ जा सकते हैं, तो सबको लाभ मिलेगा। ब्राह्मण इसी वर्ग का पोषक है, इसी धर्म का पोषक है। ब्राह्मण चाहता है कि समाज में समरसता, एक रूपता व्याप्त रहे। और तो शायद हमको ऐसा लगता है कि ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कहीं जाने वाला नहीं है। और जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मणों को दिया है, अभी कह रहे थे हक की बात, ब्राह्मण को हक की आवश्यकता नहीं है। चाणक्य को आप देख लीजिए, ब्राह्मण हक नहीं चाहता, ब्राह्मण समाज में समरसता चाहता है। और जो पार्टी समाज में समरसता व्याप्त करने का प्रयास करेगी, ब्राह्मण उसके साथ। और ऐसा
माननीय योगी जी ने प्रदेश में और माननीय मोदी जी ने केंद्र में करके दिखाया है। हम सब लोग जाति सम्मेलन नहीं करते, हम सब लोग सर्वधर्म समभाव का भाव रखते हुए दलित से लेकर ब्राह्मण के बीच के जितने भी आयाम हैं, जितने भी वर्ग के लोग हैं, हम सबके विकास की बात करते हैं। तो ऐसा लगता है कि अब ब्राह्मण क्या कोई भी वर्ग है, निषाद, अरे समाजवादी पार्टी तो निषाद को मनाने के लिए गई। भगवान राम निषाद का केवट का कितना घनिष्ठ संबंध है, और ये तो पार्टी राम भक्तों पर गोली चलवाने वाली है। तो कदापि नहीं जाएंगे। निषाद राज जो है हमारे निषाद भाई, पूरे प्रदेश के निषाद भाई इस चैनल को देख रहे होंगे, राम भक्तों पर गोली चलवाने वालों को कभी भी निषाद भाई हमारे माफ नहीं करेंगे। और जैसा कि अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा था कि ब्राह्मणों का जो अपमान बसपा ने किया था, एक नारा दिया था, उस नारे को मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, तो शायद उस अपमान को ब्राह्मण याद रखेगा, दोबारा नहीं जाएगा। और समाजवादी पार्टी को भी मैं बताना चाहता हूं कि 2012 में अखिलेश जी ने एक, मेरे पास उसकी अखबार की कटिंग भी रखी और विधायक का एक वक्तव्य भी रखा। उन्होंने साफ कहा था कि ब्राह्मणों के बल पर हमारी सरकार नहीं बनी है, इसलिए कोई भी कार्य हमारी सरकार में ब्राह्मणों का नहीं होगा। तो ये बात आप तय मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके ब्राह्मण कहीं पर भी जाने वाला नहीं। मुकेश जी बोल पाएंगे? मुकेश जी, मुकेश जी, प्राचार्य जी, हेलो, चलिए अनिल मिश्रा जी बोलिए। शेखर जी, एक एक हमारे साथी ने ऐसे ऐसे जो है वो अपने बिंदु उठाए हैं कि अगर उनके ऊपर हम लोग जो है विचार करें तो संभवतः पूरी की पूरी एक एक डिबेट की आवश्यकता, लेकिन बात करनी है समय की सीमा रेखा में और बड़ा संक्षेप में बात करनी है, इसलिए हल्के से टच कर रहा हूं। और मैं एक आग्रह करूंगा कि बार बार जो है वो राम रथ के इतिहास को जो दोहराते हैं, मैं कहता हूं कि एक दिन जो है वो एक दिन ये डिबेट इसी बात पे रख लीजिए कि राम भक्त कौन है, कैसा होना चाहिए, और राम द्रोही कौन होता है और कैसा होता है। 1 घंटे की डिबेट इसके ऊपर आ जाए। चलिए, मेरा मेरा आपसे अनुरोध है। चंद्रशेखर आजाद, मायावती जी मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया। चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा तोड़ दी गई। एक और माननीय की लगी थी, मैं उन माननीय का नाम नहीं लूंगा, आप सब लोग समझ गए होंगे चंद्रशेखर आजाद क्या थे। हिंदुस्तान में पहली दफे हुआ है कि कहीं पे कोई क्रांतिकारी और कोई शहीद क्रांतिकारी, और जब कहा गया मायावती जी से तो उन्होंने कहा कि कौन आजाद, कौन क्रांतिकारी, वो आतंकवादी, खुल करके इस तरीके की बात कही गई। यहीं से पूरा का पूरा चावल निकल आता है। दूसरी बात, अब आगे हम आ जाते हैं दूसरे विषय के ऊपर। खालिद भाई जो हैं वो उन्होंने भी अपनी बात कही थी, और उसमें वो एक एक दिवा स्वप्न है। आपने सब बातें कर ली मान्यवर, लेकिन मैं फिर एक बात कहूंगा कि घर में नहीं दाने, भैया चले भुनाने। इस बार का चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी नीतियों, जुल्म और जाति, और जो पिछला दौर लोग देख रहे हैं, बढ़ती हुई महंगाई, इस शासन से मुक्ति पाने का और इस शासन में बैठे लोगों के बीच का होगा। तो आपको वोट कौन देगा? पहले इस लायक तो बन जाओ कसरत रसरत करके यार। अभी प्रियंका जी ने जो है कहा, उन्होंने कहा कि अभी तो हमें बूथ स्तर तक जो है वो संगठन बनाना है। तो जब बना बुनू लीजिएगा उस वक्त में जो है दौड़ की रेस में आइएगा। चलिए, आशीष भाई से बात हुई थी, राम रथ की जब बात होती है, मैं एक बात पूछूं, कौन सा राम रथ? वो राम रथ जिसके ऊपर एक खाकी पुतला अडवाणी नाम का जूते पहन करके राम की राजगद्दी पे बैठता था। वो राम रथ कि जिसके ऊपर कमल का चुनाव निशान लगा करके दुस्साहस के साथ, और उसके बाद जो है उसको भुनाने की बात की जा रही थी। ये बार बार राम रथ और ये सब चीजें बहुत पुरानी हो गई। इतिहास छोड़ो, वर्तमान में जिंदा रहने की बात करो। आलोक जी से बात हुई थी, आलोक जी ने कहा कि पूरे 5 साल जूझते रहे, क्रांति रथ नहीं दिखाई पड़ा। अरे भाई, आपको मौका दिया था जनता ने, जनादेश दिया था आपको, आप आए थे सरकार में, हम इंतजार कर रहे थे कि आप करोगे, कुछ ना कुछ अच्छा करोगे। चलिए, पहले दिन से विरोध करते शेखर जी, तो आज तोहमत लग रही होती हमारे ऊपर कि हमने काम नहीं करने दिया। अब 4.5 साल गुजर गए, लोगों ने देख लिया कि आपने क्या करा। हम अब इस वक्त के ऊपर आपकी गलत और दमनकारी नीतियों का विरोध कर रहे हैं।
और खुल ठीक, करके ठीक। विरोध करने की बात कर रहे हैं। ठीक, हाँ आशीष बोलो। मिश्रा जी से एक सवाल करना चाहता हूँ हाँ कि आप बता रहे बहन जी ने चंद्रशेखर की वो मूर्ति तोड़ दी, वो कर दिया, वो शुरू से अपमान करती आई है देश के सम्मानित लोगों को, देश के स्वतंत्रता से शुरू से अपमान किया है। लेकिन आपने गठबंधन करने से पहले सोचा था क्या कि ये दो ही मायावती है जिन्होंने चंद्रशेखर की मूर्ति तोड़ी थी, ये दो ही मायावती जिन्होंने चंद्रशेखर विश्वविद्यालय का नाम बदला था? आपने गठबंधन करने से पहले सोचा था? रही बात राम भक्तों की, राम भक्तों को गोलियां चलवाने का काम किसने किया? आपके पार्टी के संरक्षक ने, और जिन्होंने एक बार नहीं 50 बार मंचों से कहा कि मुझे कोई हर्ज नहीं, हमें 15 नहीं 500 मारने पड़ते, लेकिन राम भक्तों को हम गोली चलवा देते। तब आपकी पार्टी कहाँ गई थी? तब आपको सम्मान नहीं आ रहा था? शेखर भाई एक मिनट शेखर भाई, हाँ, क्या बोलो। अभी हमारे भाजपा के प्रतिनिधि प्रवक्ता जी कह रहे थे कि चंद्रशेखर की मूर्ति तोड़ा दी। वो सरकार जो मायावती की जीती वो भाजपा के सहारे बनी थी, भाजपा के समर्थन से बनी सरकार, खाली मायावती की सरकार नहीं थी। उस सरकार को भाजपा समर्थन दिए हुए थी। और हमारे राष्ट्रीय कवि हरिवंश पवार जी ने कहा है जब वो अटल जी के पास गए, महीने पहले किया था, समर्थन वापस लिया था भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए समर्थन वापस लिया था। समर्थन वापस नहीं लिया था, समर्थन वापस नहीं लिया था। जब लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास गए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये बात कही थी कि मैं सरकार गिरा दूं, हितों के लिए सरकार गिरा दूं। हम अपने पार्टी के मुखिया से नहीं पूछेंगे, हम पार्टी के संरक्षक से बात नहीं करेंगे क्या? लोगों ने माननीय, अरे मेरी सुने, इसीलिए लोगों ने हमने आपकी तरह गठबंधन नहीं किया जाता, हमने ये कहा कि साहब नहीं किया मायावती ने जाता। ये किया है, और उसके बाद उनका जवाब था मुस्कुरा के मुझसे कहा, उन्होंने कहा कि अच्छा तो इतनी सी बात है हम अपनी सत्ता खो दें। पहली दफा अटल बिहारी वाजपेयी के मुंह से इस तरीके के शब्द लोगों ने सुने। अरे ये रिकॉर्ड में यार 10 जगह, एक जगह नहीं, तथ्य है और प्रामाणिक तथ्य। नहीं, आप इतने ऐसी कर रहे हो चंद्रशेखर आजाद के, आपने क्यों गठबंधन कर लिया जाकर? हमने तो सरकार गिराने का काम किया, हमने तो मायावती की सरकार गिराने का काम किया, हमने तो मायावती को सरकार गिराने का काम किया, हमने तो मायावती सरकार गिराने का काम किया। अरे आप कर लिया जाके, सबको आपने नहीं किया, आपने क्यों गठबंधन अब कर सुनिए, अब हमारी बात सुनिए, 1 मिनट हमारी बात सुनिए। मायावती से गठबंधन किया था, सुनिए, मायावती से, अरे मिश्रा जी, मायावती से गठबंधन किया था, 2 कारण है उसके। सबसे मुख्य कारण यह था कि जहां समाज में शांति रहती है वहीं विकास होता है। फिरका परस्तों के हाथ कहीं देश नीलाम न हो जाए, सांप्रदायिक ताकतें जो है कहीं यहाँ पे अपना सर न उठा जाए। और उसके बाद फिर एक व्यक्ति जो है इस बात पे आ रहा है कि हम अपने को परिवर्तित करके आने की बात कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर पे देश होता है, और जब देश होता है तो शांति होती है। आपकी तरह से नफरत नहीं फैलाते। आप गठबंधन को आगे क्यों नहीं लेते? नहीं, आप गठबंधन को आगे ले जाना था ना आपको। नहीं, आपको देश में शांति चाहिए, बहन जी से आपको शांति मिल रही थी, नहीं बहन जी से आपको शांति मिल रही थी, बहन जी से आपको विकास मिल रहा था, तो आगे ले जाते। नहीं फिर आप आगे क्यों नहीं लेते? नहीं, आपको तो आगे ले जाते ना गठबंधन को। फिर तो आपको वोट नहीं दिया, मायावती ने वोट नहीं दिया, उनकी पार्टी के लोगों ने वोट नहीं दिया, दलितों ने नहीं, आप ही की पार्टी के साथ दलितों ने हमें धोखा दिया। नहीं, आपकी पार्टी के नेता के साथ हमें दलितों ने धोखा दिया। हम अगर झूठ बोल रहे हैं, नहीं, दलितों ने धोखा दिया। नहीं फिर आप गठबंधन आगे ले जाते ना, गठबंधन को आगे लेके जाते आप गठबंधन को आगे लेके जाते ना। विकास चाहिए था, शांति चाहिए थी, गठबंधन को आगे लेके जाते थे। हमारी आपने नहीं पटी, हमने तो सोचा नहीं, आपने तो सोच लिया था कि और हम आज भी फिरका परस्ती का विरोध कर रहे हैं। जो फिरका परस्ती और नफरत के दिए जला रहे हो, हम आज भी उनको बुझाने की बात कर रहे हैं। हमारी सीधी गंगा जमनी तहजीब थी, खुलेआम गंगा जमनी तहजीब थी, पर्दे के पीछे कुछ नहीं था। किनसे बात कर रहे हो? जहाँ प्लाटों पे कब्जा हो रहा है, खाली प्लाट हमारा है, समाजवादी पार्टी का नारा है। 2 व्यक्ति कह रहा है कि हम शांति की बात करेंगे। जहाँ दंगे होते हो, जिस सरकार में प्रदेश में सबसे ज्यादा दंगे हुए हो, जिस प्रदेश की सरकार में सबसे ज्यादा लोग आश्वस्त हुए हो, उस पार्टी को शांति विकास की बात करेंगे। किस तरीके से हिंदुस्तान को नीलाम करा, बात कर रहे हो मिश्रा जी। मुकेश जी को सुन लीजिए 1 मिनट। हाँ रुकिए जी हाँ डॉक्टर ठीक है सर। देखिए भाई साहब, जो आपका विषय हम उसी पे बात करेंगे। आपने कहा कि
बहुजन समाज पार्टी का सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन प्रयागराज में होने जा रहा है। अयोध्या में। ये हाँ, जहाँ भी होने जा रहा है। अब आपको बता दें भाई साहब, ये विषय जो है एक राजनीतिक विश्लेषण का विषय भी है। हम समझ रहे हैं 25 साल पहले से, तो 1990 से लेके के 2015 तक का एक समय ऐसा था जिसमें क्षेत्रीय पार्टियों ने इस प्रकार के जातीय आधार पर सम्मेलन करने के आधार पर जातीय मुद्दे उठा करके लेकर के विभिन्न प्रदेशों में सरकारें बनाई। और इसी प्रकार से जब चुनाव आते थे तो जातवाद के आधार पर, धर्मवाद के आधार पर नारे लगा करके और प्रदेशों में सरकार बना लिया करती थी। समय बहुत परिवर्तित हो गया है और जनता बहुत जागरूक और पढ़ी लिखी हो गई। हिंदुस्तान की अगर साक्षरता की बात करें तो हमें लगता है इस समय साक्षरता 80% के आसपास है। जो हम नहीं जानते वो गांव का कार्यकर्ता जानता है, गांव का व्यक्ति जानता है कि ऐसे समय में जब चुनाव आया है, चुनाव के समय पर चाहे हम निषादों को बरगलाने की कोशिश करें, चाहे ब्राह्मणों को बरगलाने की कोशिश करें, ये प्रयास तो पार्टियां क्षेत्रीय अभी भी कर रही हैं। लेकिन जनता जानती है कि आपके शासन कालों में इन प्रदेशों में क्या हालात रही। आज भी आप देखें बंगाल के क्या हालात हैं, आप उससे पहले देखें उत्तर प्रदेश के क्या हालात थे, बिहार के क्या हालात थे। इतने खराब हालात होते थे कि माफिया राज, गुंडा राज, अराजकता का माहौल बना हुआ था। अब जनता समझ गई है कि अब देश में जो पार्टी देश का विकास करेगी, जो पार्टी देश का सम्मान करेगी, जो पार्टी देश को पूरे विश्व में सम्मान दिलाने का काम करेगी और जहां गांव गरीब किसान की बात करेगी, जातिवाद की, परिवारवाद की बात नहीं करेगी, उस पार्टी को अब जनता वोट देगी। अब चाहे आप ब्राह्मण सम्मेलन करिए, चाहे आप विशाल सम्मेलन करिए, चाहे आप कुर्मी सम्मेलन करिए, लेकिन निश्चित तौर से ऐसा अब जनता नहीं देखने वाली है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से हम बोल रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी कभी जातिवाद की राजनीति नहीं करती, कभी परिवारवाद की राजनीति नहीं करती, कभी धर्मवाद की भी राजनीति नहीं करती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास में विश्वास करती है और सबके साथ चल रही है। आज गांव गरीबों में जो राशन बट रहा है वो जात और धर्म के आधार पर नहीं बट रहा है। जो किसानों को सम्मान निधि मिल रही है वो जात सम्मान के आधार पर नहीं मिल रही। जो सरकार की योजनाएं हैं किसी धर्म या जात के आधार पर नहीं है। इसलिए अब ये कहना छोड़ दीजिए, चाहे जो प्रयास करिए आप, किसी को आप बरगला नहीं सकते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ऐसी है, सर्व समाज की पार्टी है। समाजवाद का तो और नारा जो है इनका बेकार है। ये तो खाली परिवारवाद के आधार पर ही चलते हैं, जातिवाद के आधार पर चलते हैं, समाजवाद के आधार पर नहीं चलते। समाजवादी पार्टी हमारे साथ है। एक मिनट भाई साहब, हम उनसे पूछते हैं कि जब आपने जिला पंचायत की सूची जारी की थी, पहली सूची में यादवों के अलावा दूसरा नाम था, फिर काहे का समाजवाद? मायावती बहन जी जो बात करती थी वो केवल बात करती थी, एक जात की बात करती थी, काहे का समाजवाद? तो समाजवाद का तो ढोकला पीटते हैं परिवारवाद और जातवाद के आधार पर। अब आज चुनाव नहीं होंगे, 2022 का विकास का आधार पर होगा और सर्व जातीय सर्व धर्मीय के आधार पर। चलिए साहब, मिश्रा जी बोलना। जी 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 भाई, जी भाई। अरे मिश्रा जी, जो समाजवादी पार्टी, मिश्रा जी आवाज बंद हो गई। हाँ अब आ रही है? हाँ आवाज आ रही है? हाँ आ रही। देखिए, बहुत सी बातें कही गई और सबसे पहले आखिर से ही मुकेश जी ने जो भी अपने जो है वो वर्णन किया, चलो बोलो खालिद, क्या बोल रहे हैं, जल्दी बोलो। जी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से एक बात आई कि घर में नहीं दाने अम्मा चली बुनाने। तो मैं ये बात कह दूं कि मैं कांग्रेस ने कभी जातवाद की राजनीति नहीं करी, ये मैं भी मानता हूँ। भले मैं नहीं, लेकिन मेरे पास समाज जनता है, मेरे पास ज्यादा है। हम जनता के हित की बात करेंगे, जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हम जनता की लड़ाई,
हम परिवारवाद की राजनीति नहीं करेंगे, हम जातवाद की राजनीति नहीं करेंगे, हम धर्मवाद की राजनीति नहीं करेंगे, हम जनता हित की बात करेंगे। उसी आधार पे हम बुलाने जाएंगे ताने अपने। और बूथ स्तर की बात रही तो बूथ स्तर हमारी जनता है, हमारा बूथ स्तर हमारी जनता। दूसरी बात, डॉक्टर मुकेश जी ने कहा कि 4 साल में प्रियंका जी क्यों बयान दे रही है? हमने सम्मान दिया, तो मैं पूछना चाहता हूँ प्रियंका जी को समझाइए कि हमारी जनता हमारा बूथ है। नहीं, आप प्रियंका जी को समझाइए ना, हमारी जनता ही हमारी बूथ है। क्यों बयान देती है वो कि हम बूथ तक संगठन ले जाएंगे, बूथ तक संगठन ले जाएंगे? प्रियंका जी को कहिए कि हमारी जनता ही हमारा बूथ है। समझा के आइए आप। हमारा जाति आंकड़े नहीं हमारे बूथ है, जनता ही बूथ है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि मैंने विकास किया। यही कह रहा हूँ ना, यही बात अपनी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी को समझाइए आप कि प्रियंका वाड्रा जी कह रही है जनता ही हमारी बूथ है। क्यों आप बूथ के चक्कर में पड़ी हुई है? क्यों वो बयान दे रही है बूथ तक मजबूत ले जाएंगे संगठन? आप ही लोगों में तालमेल नहीं है कि आप कुछ कह रहे हो, आपकी राष्ट्रीय महासचिव कुछ कह रही है। हम बात नहीं करेंगे, हम बूथ स्तर तक जाएंगे, जनता के बीच उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे। आज भी हमने लड़ाई लड़ी। हमारे परिवारवाद करते हैं। हाँ, आप केवल परिवार को आगे लेके चलते हैं। आप लोग परिवार में, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, परिवारवाद लेके ब्राह्मण समाज का अत्याचार हुए इन 4.5 सालों में, वो ब्राह्मण समाज है, किसी से छुपा नहीं। उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा प्रभावित कोई हुआ, सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ, ब्राह्मण समाज पे हुआ है। तो हुआ चलिए आलोक जी, अगर किसी पे अत्याचार हुआ, आलोक जी ब्राह्मण समाज जितना भारतीय जनता पार्टी मैं कांग्रेस किसी सरकार में ब्राह्मण नहीं था। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जी से पूछना चाहता हूं कि हमें सिर्फ ये बता दें कि ब्राह्मण का अत्याचार भारतीय जनता पार्टी सरकार में कहां पर हुआ? कोई एक दो उदाहरण तो लाइए। कैसे झूठ चिल्लाते रहते हो, चिल्लाते रहते हो, बता दें ऐसे ही झूठ चिल्लाते रहते हो, सम्मिलित किया गया, जितने चिल्लाते रहते हो। तो झूठ बोलने की आदत छोड़ दीजिए। कांग्रेस की झूठ बोलने की आदत है। आज भी जो है, आज भी चैनल के एडिटर यश मिश्रा जी ईडी की जांच करा दी गई। और एक पत्रकार उनके घर छापा डला दिया, मिश्रा जी के घर छापा डला दिया ईडी का। उन्होंने उनकी गलती छाप दिया था। छापने की गलती एक ब्राह्मण को उनके घर ईडी के छापा डाला गया। ये इससे ज्यादा और अत्याचार क्या होगा? इससे ज्यादा मैं तो अत्याचार और क्या अत्याचार तो ब्राह्मणों पे शुरुआत की थी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ। मोदी के आने के बाद में अटल बिहारी वाजपेयी का कहीं कोई तस्वीर नहीं थी। मुरली मनोहर जोशी किनारे लग गए थे, अडवाणी किनारे लग गए थे, सुनो, और उसके साथ कलराज मिश्रा किनारे लगा दिए गए। लेकिन हम एक बात और कहेंगे, इसके अलावा आम जनता पे जो जुल्म ढाए हैं, शायद उनका आखिरी हो ये सितम समझ कर हर सितम गए। अब तो बिल्कुल करने वाली पार्टी है, सांप्रदायिक पार्टी है। हम समाजवादी पार्टी के प्रवक्तागण से पूछना चाहते हैं कि 5 वर्ष के माननीय योगी जी के शासनकाल में एक भी सांप्रदायिक दंगा का आप उदाहरण दे दीजिए। और 2012 से 17 के बीच में जो समाजवादी पार्टी की सरकार रही, प्रति माह एक बड़ा सांप्रदायिक दंगा इस प्रदेश में हुआ। आपका सवाल तो स्वयं आपका जवाब बन गया भाई। अरे मैं दे रहा हूँ जवाब, मैं दे रहा हूँ। आपका सवाल तो स्वयं आपका जवाब बन गया। अरे दंगा जो है वो क्यों होता? जब दंगा करने वाले जानते थे कि हमारी सरकार जो है बैठी हुई है, वो दंगा होता क्यों वहाँ पे? क्या सवाल करते हो? नहीं सही कह रहे हो, नहीं सही कह रहे हो। आप उत्पीड़न करो, आप नहीं, आप उत्पीड़न करो, आप कुछ करो। जब कुछ नहीं हो रहा तो हम कराते थे। वाह भाई वाह, क्या बात है। देश की जनता अरे तू इधर उधर की ना बात कर, मैं एक सवाल कर रहा हूँ आपसे।
तो इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिले क्यों रुके, मैं जनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी हमें का तो ऐसा सवाल है। लगता है पूरा विश्व देख रहा है हिंदुस्तान के संविधान का अपमान, पूरा विश्व देख रहा है। पूरा विश्व देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी से करा दंगा कराना, अब तो भाईवास नहीं करते हैं। कल्याण सिंह बैठे कुर्सी पर, उन्होंने 34 जिलों के आतंकवाद कह दिया गया तो ऊपर जाने के लिए तैयार रहा प्रदेश छोड़ने के लिए, और आतंकवाद खत्म हो गया। आज योगी जी ने कह दिया कि आप छोड़ेंगे नहीं, या तो आप शांति से रहिए या ऊपर चले जाइए। तो अब इसलिए नहीं दंगा हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा कि भारतीय जनता पार्टी करा रही। आप कभी शक्ति के साथ दंगाइयों के आतंकवादियों के साथ निपटे ही नहीं, आपने हमेशा उनको बिरयानी खिलाने का काम कराया, इसलिए दंगा हुए हैं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान कौन गया? जिन्ना जी के परिवार पे चादर चढ़ाने कौन गया? इसका भी जवाब दे दीजिए। एक बुलेटिन की आज की इस बहस को यहीं समाप्त कर रहे हैं। आज की बहस में भाग लेने के लिए डॉक्टर मुकेश सिंह जी का, आलोक जी का, अजयेंद्र रांझी जी का, अनिल मिश्रा जी का, खालिद का और आशीष का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।